नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्टोरी में विश्व की कहानियां, और विश्व की कहानियां में सबसे फेमस जो है वो हिटलर है, और हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो बेसिक बातें थी, जो ओवरव्यू था इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन परिचय जो था वो हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से हिटलर का उदय होना शुरू होता है और किस प्रकार से हिटलर एक मानवता के लिए कलंक बनकर के उभरता है, किस प्रकार से वो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारता है और सबसे जो बड़ा इस समुदाय को मारता है यहूदी। उनका थोड़ा सा जो बेसिक सा इतिहास है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में जानते हैं। पर आज के लेक्चर में हमारे लिए क्या क्या होगा? वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है, वर्साई की संधि और युद्ध का असर। युद्ध कौन सा युद्ध की बात कर रहा है? जो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आए थे उसके बारे में ये बात करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। वेमार या वाइमर गणराज्य का जन्म। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो रिपब्लिक इसे कहा जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी हम 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गए और काफ़ी समय हमें क्या है, हमारे देश के संविधान को लागू हुए हो गए। 1950 में संविधान लागू हो गया और जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी को, उस दिन से हम लोग क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या रिपब्लिक डे मनाते हैं। पर काफ़ी लोगों को रिपब्लिक का मतलब भी नहीं पता होता कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। और यहाँ तक उन लोगों को भी नहीं पता होता जो स्कूलों में मुख्य अतिथि बनकर के जाते हैं, चीफ गेस्ट बनकर के जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देकर के आते हैं, पर उनको भी नहीं पता होता। पर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, रिपब्लिक का मतलब, गणतंत्र का मतलब ये होता है जो हेड ऑफ द नेशन होता है, हेड ऑफ द जो नेशन है, राष्ट्र अध्यक्ष जो है, राष्ट्र अध्यक्ष जो देश का हेड होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, वो निर्वाचित होगा, वो चुनावा होगा। ठीक है, जैसे कि आज हमारे देश में कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो कौन है, हेड ऑफ द नेशन है, वो देश के सबसे बड़े पद पे है। सबसे पहला रैंक अगर देश में किसी का है तो वो किसका है? राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है। वो इलेक्टेड है, वो निर्वाचित है। अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, डायरेक्टली पब्लिक ने चुना हो या इनडायरेक्टली पब्लिक ने चुना हो, कैसे भी हो पर वो निर्वाचित है। ऐसा नहीं है कि वो किसी राजा के बेटे हैं इसलिए बन गए हैं। ठीक है, पहले उनके पिताजी राजा थे, पहले उनके पिताजी राष्ट्रपति थे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए, कल को उनके बेटे राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो निर्वाचित है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, पर वो निर्वाचित है। और एक अच्छी बात अभी ये भी बता दूं कि हमारे देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और 25 जुलाई को राष्ट्रपति की जो सीट है वो खाली हो जाती है, इसलिए 25 जुलाई से पहले पहले फिल करना जरूरी है। 25 जुलाई को शपथ ले लेंगे और 5 अगस्त को हमारे देश में उपराष्ट्रपति के भी चुनाव 5 अगस्त से पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं वो एक अलग मुद्दा है। पर रिपब्लिक या गणराज्य का, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द जो नेशन है, जो देश का सबसे बड़ा मुखिया है, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। वो किसी राजा का बेटा, या ऐसा नहीं होगा कि वंश के अनुसार चले कि भाई आज ये राजा बन रहा है, कल उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो अब जो वेमार या वाइमर गणराज्य है, मतलब जो वेमार है उसको क्या करा दिया गया है? गणराज्य बना दिया गया है, रिपब्लिक बना दिया गया है। मतलब अब क्या होगा? निर्वाचित होगा। जो वहां का हेड होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, उसे पब्लिक चुनेगी। अब वही हम लोग जानते हैं। 20वीं शताब्दी, शुरुआत में जर्मनी ताकतवर साम्राज्य था। देखिए, 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि आप 1900 से शुरू करेंगे और 20वीं तक जाएंगे। ठीक है, 1901 से 1900 से शुरू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब बोल रहा है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का मतलब है 20वीं चल रही है। आज हम कहते हैं हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है? मैंने लिखा है 2022, तो ये 20 तो यहां लगा हुआ ही है, 20 तो यहां लगा, पर जो एंडिंग होगी वो इसकी 21 पे होगी, तो इसलिए कहा जाता है 21वीं शताब्दी। यहां पे 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती साल है ना, उसमें जो जर्मन साम्राज्य है वो बहुत क्या है? पावरफुल होता है, वो ताकतवर होता है। ठीक है, और ये जो मानचित्र है ये किसका है? जर्मन साम्राज्य का है, जर्मनी का ये मानचित्र है। मैं आपको वाइमर, जो वेमार जगह है वो वेमार दिखाना चाहता हूं। इंग्लिश में से वेमार कहा जाता है और हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये वाइमर का होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको इस जगह का लोकेशन करा दूं। ये पूरा जर्मनी का मानचित्र है और जब आप यहां पर लोकेट करेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वाइमर। ओके, तो अब यहां पे क्या कर दिया जाएगा कि इसको गणराज्य बना दिया जाएगा। यहां से क्या होगा? जो हेड ऑफ द नेशन होगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो निर्वाचित होगा। कैसे होगा वो जानते हैं। पहला विश्व युद्ध। अब पहले विश्व युद्ध या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में हम लोग काफी कुछ लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। अब एक बेसिक सी बात यहां पे समझ लेते हैं।
देखिए, पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है, 28 जुलाई 1914 से शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को जाकर के खत्म हो जाता है। उसमें दो बड़े गुट लड़ रहे होते हैं, एक तरफ केंद्रीय शक्तियां होती हैं और दूसरी तरफ कौन होते हैं, मित्र राष्ट्र होते हैं। केंद्रीय शक्तियों को हम इंग्लिश में सेंट्रल पावर्स और मित्र राष्ट्र को एलाइज पावर्स कहते हैं। अब देखिए, पहली बात, इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया है? विश्व युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पूरा विश्व कहीं ना कहीं शामिल हो गया होता। अब आप कहोगे सर इधर भी हमें कुछ कंट्रीज ही दिख रही हैं और इधर भी कुछ कंट्रीज दिख रही हैं, तो फिर पूरा विश्व कैसे शामिल हो गया? आइए वो जानते हैं। देखिए, पहले देखिए केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन है। जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ये ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य मतलब आज का जो तुर्की है, आप उसकी बात कर सकते हैं। मित्र राष्ट्र में आ जाइए, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। देखिए, अमेरिका 1917 में एंटर होगा और रूस बाहर हो जाएगा। अमेरिका के एंटर होने के बाद ही मित्र राष्ट्र के जीतने के चांसेस बनते हैं और मित्र राष्ट्र जीत जाता है। पर जब तक अमेरिका इस लड़ाई से बाहर होता है, केंद्रीय शक्ति ताकतवर रहती है, मजबूत रहती है। ये आप देखिएगा इस बात को कि जर्मनी भी क्या है, साम्राज्य है, यहाँ पर भी राजा का राज है। ठीक है, केसर विलियम का रूल चलेगा यहाँ पे। ऑस्ट्रिया साम्राज्य में भी राजा ही है और ओटोमन साम्राज्य में भी राजा है। पर आप इधर वालों को देखिएगा, ये क्या है, ये देश है, ये राष्ट्र है जहां पे क्या है, कोई ना कोई सरकार काम कर रही है। रूस में भी अगर आप 1917 में देखेंगे, राजा को हटा दिया जाएगा। हम पढ़ के आ चुके हैं, समाजवाद और साम्राज्यवाद वाला जो चैप्टर है वो हम लोग खत्म करके आ चुके हैं। तो रूस को हटा दिया जाएगा। अमेरिका सबसे पहले लोकतांत्रिक बनी जाता है, फ्रांस में भी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्या है कि काफी हद तक ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी वाले देश हैं और ये जो देश है वो राजा को मानने वाले या राजा को फॉलो करने वाले कंट्रीज है। ये केंद्रीय शक्तियां और ये मित्र राष्ट्र। अब ये कुछ इस साइड से लड़ रही है, कुछ इस साइड से लड़ रही है, पर इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व कैसे हुआ? पूरा वर्ल्ड इस प्रकार से इन्वॉल्व हुआ कि जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड ने क्या है, बहुत सी जगह अपने उपनिवेश बना रखे, अपनी कॉलोनीज बना रखी है, मतलब बहुत से देशों को क्या है, अपना गुलाम बना रखा है। अब वो जहां गुलाम बना रखा है उन पे किसका अधिकार है? इंग्लैंड का अधिकार है। तो इंग्लैंड वालों ने बोला तुम हमारी तरफ से लड़ो। जैसे कि इंडिया के काफी लोगों को क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में जोड़ा गया कि भाई तुम क्या है, इंग्लैंड की तरफ से लड़ो। ओके, तो ऐसे ही जर्मनी का भी काफी जगह राज था, ओटोमन साम्राज्य का भी था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का भी था, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सबका था। तो सबकी तरफ से क्या, कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसमें जुड़ जाता है। ओके, दुनिया की सभी बड़ी बड़ी शक्तियां जल्दी ही विजय मिल जाएगी। अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, देखिए आप फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ये सब ने क्या है, इस वर्ल्ड वॉर में, इस विश्व युद्ध में भाग लिया और सबकी एक ही सोच थी, बहुत जल्दी क्या है, हमें विजय मिल जाएगी। जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, देखिए युद्ध शुरू कब हुआ? जुलाई। और सबको ये उम्मीद थी कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लास्ट ये है क्या है, क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। और क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में। मतलब सबको ये उम्मीद थी जुलाई में शुरू हो रहा है, दिसंबर तक तो खत्म कर देंगे। क्योंकि इन्होंने क्या सोचा कि भाई हमसे ज्यादा ताकतवर कोई थोड़ी है, सामने वाली टीम तो कमजोर है, हम दिसंबर तक तो इस युद्ध को क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से खत्म ही कर देंगे। पर ये युद्ध क्या है, बहुत लंबा चल जाता है। और सभी देशों को ये उम्मीद थी कि हम आराम से विक्ट्री पाएंगे, हमें आराम से क्या होगी, जीत मिल जाएगी, हम जीत जाएंगे। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, इस उम्मीद से पार्टिसिपेट करती है कि हमें बहुत जल्दी जीत मिल जाएगी और बहुत लंबा ये युद्ध जाने वाला नहीं है। सभी फायदे की उम्मीद थी। देखो अब कोई भी देश है ना, कोई भी युद्ध लड़ रहा है, जीवन में जो भी कुछ भी काम कर रहा है ना, सब कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए तो करते हैं, मेरा फायदा होना चाहिए। तो हर देश को यह था कि भाई मैं जीत जाऊंगा। अगर जैसे केंद्रीय शक्तियों का क्या था, केंद्रीय शक्तियों सोचा अगर हम जीत जाएंगे ना तो जितने भी है ना, इनके क्या उपनिवेशों पर अपना राज हो जाएगा, उनकी जमीनों पर, उनके खनिजों पर अपना राज हो जाएगा। और मित्र राष्ट्र वालों ने भी यही सोचा कि अगर केंद्रीय शक्तियों को हम हरा देंगे तो उन पर हम लोग राज करना शुरू कर जाएंगे। देखिए ये जो समय है ना, ये साम्राज्यवाद वाला भी समय है, जब साम्राज्य बनाने की कोशिश हो रही है, पूरा एम्पायर बनाने की कोशिश होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जमीन पे क्या हो, हमारे देश का राज चले। ओके, तो सब अपने अपने फायदों के लिए इस लड़ाई में थे। युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब युद्ध क्या है, बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया। मैंने क्या बोला कि उम्मीद तो इनको तो ये थी कि भाई जुलाई से लेकर के दिसंबर, लास्ट क्रिसमस तक जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। पर ये 4 महीने की उम्मीद लगा करके बैठे थे, पर युद्ध तो कितने 4 साल खींच गया, 1914 से 1918 तक। 1918 तक युद्ध खींच गया और 1918 में भी अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद यहां पे थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि हाँ युद्ध खत्म हो जाएगा। तो 4 साल युद्ध खींच गया, इतना लंबा युद्ध खींच गया। अब जब युद्ध होता है तो आपको हथियारों की भी आवश्यकता होती है, आपको अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी है, उनको खिलाने पिलाने की, उनको अच्छे से अच्छे हथियार पहुंचाने की भी सुविधा की जरूरत होती है। तो उसमें सब में क्या है, आपको पैसों की, रुपयों की आपको आवश्यकता होती है। रुपया मतलब जहां जहां की जिनकी जो भी करेंसी होगी उस करेंसी में, तो सबको ज्यादा ज्यादा क्या है, पैसों की, फाइनेंस की, पैसों की जरूरत होती है। पर अब क्या हो गया, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया तो सबके पास क्या है, सबकी आर्थिक स्थिति हो जाती है खराब।
शुरुआत में तो बहुत जोर जोश में थे, फिर धीरे धीरे सबकी स्थिति खराब होती जाती है, और जब खराब होती जाएगी तो जो यूरोप है उस यूरोप की पूरे आर्थिक दृष्टि से यूरोप की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। ओके, ये कुछ तस्वीरें हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विनाश हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसको प्रथम विश्व युद्ध नाम ना देकर के वैश्विक युद्ध, ग्लोबल वॉर नाम दिया गया था, और पूरी दुनिया को यह उम्मीद थी कि जैसा युद्ध अब हुआ है ना, जिंदगी में कभी वापस नहीं होगा। पर किसको उम्मीद थी कि कुछ समय बाद 1939 में ही क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे वर्साई की संधि, ये जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए शांति की संधि होती है, वर्साई की संधि, वो उसमें ही कहा जाता है। किसी ने कहा कि जो वर्साई की संधि हुई थी ना, उसी में ही क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे, मतलब दूसरा विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। किसने करी, कैसे करी, वो इस चैप्टर में हमें धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगा। किस प्रकार से विनाश हुआ युद्ध में, ये आप सभी जानते हैं। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। देखिए अब सुनिएगा किस प्रकार से, जहां केंद्रीय शक्तियां हैं वो ताकतवर थी। केंद्रीय शक्तियों में कौन है, जर्मनी है, और ऑटोमन साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, ठीक है, ये केंद्रीय शक्ति है, सेंट्रल पावर्स है। ये सेंट्रल पावर्स क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, यूरोप का मानचित्र देखिएगा, उसमें ये लोग क्या है, बिल्कुल सेंटर में। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके, ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, ये जर्मनी वाला है, ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी, ये जो है ये कंट्रीज क्या है, बिल्कुल सेंटर में। तो केंद्रीय शक्तियां, ये सेंट्रल पावर्स है। ओके, अब इनकी बात सुनिएगा, क्या कह रहा है, फ्रांस और बेल्जियम पर, फ्रांस किधर है, मित्र राष्ट्र की तरफ है, और फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी शुरुआत में सफलताएं हासिल पाई। तो देखिए, ये जर्मनी वाला हिस्सा है, यहां पर बेल्जियम है। बेल्जियम आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा एक बेल्जियम के ऊपर, बेल्जियम, और ये रहा फ्रांस। ओके, तो अब बेल्जियम और फ्रांस, अब देखिए बेल्जियम किधर से लड़ रहा है, बेल्जियम तो फिर मित्र राष्ट्र की तरफ से। मैं कह रहा हूं बहुत सी छोटी छोटी बहुत सी कंट्रीज इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो अब क्या हुआ है, जर्मनी ने क्या है, शुरुआत में इस बेल्जियम पे और फ्रांस पे थोड़ा सा अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब थोड़े से शुरुआत में जो जर्मनी है, केंद्रीय शक्तियां हैं, वो ताकतवर महसूस दिखाई दे रही है। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, तो इस खेमे में काफी ताकत मिली, और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पर जब 1917 में जब अमेरिका की मित्र राष्ट्रों में एंट्री होती है, वो मित्र राष्ट्रों में जुड़ जाता है, और अमेरिका क्या है, आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर था, अमेरिका मिलिट्री रूप से भी बहुत ताकतवर था। तो जैसे ही वो मित्र राष्ट्रों में जुड़ता है, तो वैसे ही उनकी ताकत और बढ़ जाती है, और फाइनली वो क्या है, केंद्रीय शक्तियों को हरा देते हैं, और 11 नवंबर 1918 को क्या है, जर्मनी भी अपने घुटने टेक देता है, समर्पण कर देता है मित्र राष्ट्रों को, और उसी दिन क्या है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। तो ये आप देखेगा कि शुरुआत में जर्मनी क्या थोड़ा सा ताकतवर था, परंतु फिर वो धीरे धीरे जैसे ही अमेरिका जुड़ता है वैसे वो कमजोर हो जाता है। ओके, और ये बात तो हम लोगों ने चैप्टर 2 जो भी पढ़ा, रूसी क्रांति वाला, उसमें भी ये बात जानी थी, ठीक है, कि भाई जर्मनी, यहाँ फ्रांस वाले एंड पे तो फिर भी फ्रांस अच्छा लड़ रहा था, पर दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे रशिया की, तो रशिया काफी हद तक अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था, और जर्मनी वहां तक भी पहुंच करके काफी अपना दबदबा बना रहा था। तो फ्रांस की तरफ भी जर्मनी थोड़ा थोड़ा दबदबा बना रहा था, और रूस वाला तो रशिया वाला तो हम पूरा पढ़ करके आए ही हैं कि किस प्रकार से रशिया की आर्मी ने धीरे धीरे भागती गई और अपने जमीनों को, अपनी जो बिल्डिंग है, सबको तोड़ दिया। तो मतलब अगर प्रथम विश्व युद्ध आप ध्यान से देखें, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का दबदबा रहा है। अगर यहां पे अमेरिका की एंट्री नहीं होती, अगर अमेरिका की एंट्री मित्र राष्ट्रों में नहीं होती, तो 100% चांसेस थे कि केंद्रीय शक्तियां जीत जाती और जर्मनी जीत करके विजयी होकर के ही आता। ओके, पर कोई भी हो, हम तो यही चाहते हैं, हम तो शांति का प्रतीक है। भारत ने हमेशा कोशिश करी है कि दुनिया शांति से रहे, ठीक है। भारत ने महात्मा गांधी जैसे को जन्म दिया है भारत की भूमि ने, भगवान बुद्ध को जन्म दिया है भारत की भूमि ने, और ये आप भारत का हमेशा से देख लीजिएगा, भारत कभी भी है ना, कभी भी भारत युद्ध के समर्थन में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। और अगर ज्यादातर युद्ध भारत ने लड़े भी है ना, वो किसी ना किसी की भलाई के लिए ही लड़े। अगर आप 1947 में अगर आप बात करें, 1947 में आज़ादी के समय पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान से लड़ाई इसलिए हुई कि क्योंकि कश्मीर का राजा हरि सिंह भाग करके आता है और बोलता है हमें बचा लो। हरि सिंह के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी। उसी समय हैदराबाद के निजाम जब हैदराबाद पे क्या करते हैं, हैदराबाद के लोगों पे मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, तो भारत की सेना उनमें इन्वॉल्वमेंट कर करके कि भाई
आप ये मत करिए, और फिर वहां से लोगों को सेफली बचाती है और भारत में उनको मिलाती है। ओके, उसके बाद जब चाइना के साथ लड़ाई होती है, तो चाइना के साथ इसलिए बात तिब्बत के मुद्दे को लेकर के लड़ाई होती है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भारत से शरण मांगते हैं और उस शरण के मुद्दे पर हमारे चाइना से लड़ाई होती है। और 71 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई वो बांग्लादेश को बचाने के लिए होती है। मतलब भारत ने हमेशा क्या है, कभी खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। भारत ने सच में विश्व गुरु का दर्जा भारत पाने के लायक था, है और आगे तक रहेगा। काम भारत के ऐसे ना, एक बड़े भाई वाला जो रोल होता है ना, वो भारत ने हमेशा पूरी दुनिया के लिए निभाया है कि हाँ, हम आपको संरक्षित करेंगे, हम आपको बचाएंगे। और कभी भी युद्ध के समर्थन में भारत नहीं रहा हो, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या उसके बाद जो शीत युद्ध चला 1945 से 91 तक, कभी भी भारत किसी भी युद्ध के समर्थन में नहीं रहा है। भारत ने हमेशा यही कोशिश करी है कि शांति से बात हो, हिंसा के रास्ते पे दुनिया चले, बैठ करके बात हो। ठीक है, भारत बात करता है महात्मा गांधी की और बात भारत करता है भगवान बुद्ध की। ठीक है, पर अब यहां पे तो कोई भी जीते, जर्मनी जीते चाहे केंद्रीय शक्ति जीते, हमें तो कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट को पद त्याग। देखिए अब क्या हुआ, जो साम्राज्यवादी, अभी शब्दों को ध्यान से देखिए। साम्राज्य का मतलब क्या है, जहां राज्य वर्ड आ रहा है ना, राज्य तो मतलब अपना राज्य फैलाना, अपना राज्य बनाना, ज्यादा से ज्यादा जो क्या है एरिया उनके अंडर में होना और उस पर राज किसी ना किसी राजा का चलना। तो साम्राज्यवादी जर्मनी, और ये जो राज्य फैलाने वाले जो काम ज्यादा करते हैं, ये राजा लोग ही करते हैं, ये बाकी लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता है। तो ये लोग काम करते हैं वो ज्यादा राजा लोग ही करते हैं। तो साम्राज्यवादी जर्मनी थे, उसकी क्या हो गई, पराजय हो गई। मतलब वहां पर राजा का राज चल रहा था और वो वाला जर्मनी क्या हार चुका था। और वहां पर राजा कौन था, केसर विलियम सेकंड था। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है, केसर विलियम सेकंड था, ये वहां का क्या था, राजा था। तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय हो गई। जैसे ही हार हुई तो जनता ने विद्रोह करा, और विद्रोह कर करके क्या है, ये मांग करी कि आप क्या कर दे, आप अपनी राजा की गद्दी छोड़ दे, आप अपना पद छोड़ दे। यही चीज हम चैप्टर 2 में देखकर क्या है, जैसे ही क्या हुआ कि बहुत बुरी स्थिति होने लगी रूस की, तो 2 मार्च 1917 को क्या कर दिया गया, वहां के राजा जार निकोलस सेकंड को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे जर्मनी की हार होती है तो इन राजा जी को बोलते हैं आप भी घर बैठो, अब आपकी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया काम, बहुत बुरी तरीके से आप क्या है, जर्मनी को हरा करके लाए। फिर क्या होता है, संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी मिल जाती है। अब देखिए, अब राजा तो हट गया, अब देश को किसी ना किसी को तो चलाना पड़ेगा। तो जो वहां की संसदीय पार्टियां थी ना, उन्होंने क्या करी, इस बात की जिम्मेदारी ली कि अब हम क्या है, देश को चलाएंगे। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर क्या है, जगह का नाम है, कहां पर है ये मैंने आपको दिखा दिया। वहां पे एक राष्ट्रीय सभा, ठीक है, पूरे देश की एक सभा की एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई जाती है। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है। देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, संघीय आधार पर, संघीय का मतलब क्या है, संघीय, ये हम लोग क्लास 10th में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे संघवाद, पर अभी बेसिक में मैं आपको बताता हूं संघीय का, संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद का मतलब ये होता है जब आपके देश में 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें काम कर रही हो। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे देश के लिए होती है। केंद्र सरकार में कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है और उसके मंत्री आते हैं। राज्य सरकार में कौन आता है, मुख्यमंत्री आते हैं और उसके मंत्री आते हैं। हमारे लिए एक देश की सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है, और हमारे हर राज्यों में अलग अलग सरकार है। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी है। यूपी के कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है। तो सबके अंदर एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो यहाँ पे क्या है, जब 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें काम करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, संघीय आधार पर, संघीय आधार पर मतलब क्या होगा, एक तो देश के लिए सरकार होगी और जो राज्य होंगे, जो स्टेट्स होंगे, वहां के लोगों को भी क्या है, कुछ आजादी दी जाएगी सरकार बनाने की और अपने हिसाब से कुछ काम करने की। तो संघीय आधार पर क्या करा गया, एक लोकतांत्रिक संविधान पास आउट किया गया। लोकतांत्रिक मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी, जनता की व्यवस्था होगी, जनता के पास क्या होंगे, सारे अधिकार होंगे। एक ऐसा संविधान बनाया गया। और उससे, इससे पहले, इस व्यवस्था से पहले क्या चल रहा था, इस व्यवस्था से पहले राजा का राज चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। पर अब क्या है, अब लोकतंत्र लेकर के आ रहे हैं, जहां जनता की व्यवस्था होगी, जनता का सिस्टम होगा। पहले राजा की व्यवस्था थी, राजा का सिस्टम था। तो लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है। जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब जर्मन संसद, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन क्लास 9th में अपन ने जब राजनीति विज्ञान पढ़ा तो आप लोगों को पता है भारत की पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा उसमें आ जाती है। ठीक है, फिर अब हमने है ना पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, चैप्टर 2 में, रशिया की, रूस की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ड्यूमा कहा जाता है। अब यहाँ पर जर्मनी की संसद का भी नाम आ गया है, राइक्सटैग। अब ये है ना, अब आपको ये याद रखना, ये तीनों चारों याद रखने, भारत की संसद
क्या है, ठीक है, जर्मनी की संसद का क्या नाम है, रूस की संसद का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस संसद के लिए क्या करा गया, जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जनप्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि जिन्हें चुनकर के जाएगा, जन मतलब जनता के जो प्रतिनिधि होंगे, जो जनता को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको चुनाव शुरू किया गया। अब सवाल यह आता है इन चुनाव में वोट कौन करेगा। सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सभी को क्या बोला गया, सभी वोट दे सकते हैं, महिला पुरुष अमीर गरीब सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। और एक एज फिक्स कर दी जाती है कि 21 साल से ऊपर 18 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं, पर सभी लोग वोट डाल सकते हैं, यह बात इसमें करी गई। तो यहां पे देखिए आप एक इंटरकनेक्टिविटी देखिएगा, एक एक चीजों को जोड़ते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप यह बात समझ रहे हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या था, जर्मनी साम्राज्य एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था। ताकतवर साम्राज्य था, इसीलिए क्या हुआ, वो बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में कूदता है 1916-17 तक उनकी स्थिति बहुत बेहतरीन होती है। फ्रांस बेल्जियम पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है, वहां तक भी सफलता पाता है, रूस में भी सफलता पाता है। परंतु जैसे ही 1917 में अमेरिका की सलमान खान की तरह एंट्री होती है मित्र राष्ट्रों में, उसी प्रकार से फिर क्या है, जो केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। और 1918 के नवंबर में आते आते क्या है, केंद्रीय शक्ति और जर्मनी आत्मसमर्पण कर देती है, अपने घुटने टेक देती है। जैसे ही घुटने टेक दिए तो अब क्या हुआ कि जर्मनी में क्या है, राजा को हटाने की बात हुई, क्योंकि राजा का राज चल रहा था। राजा को हटाया तो संसदीय पार्टियों ने जिम्मेदारी ली कि हम देश को संभालेंगे। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा करी गई, ठीक है, राष्ट्रीय सभा मतलब एक सभा बना ली गई जो क्या करेगा, संविधान बनाएगी। तो संविधान बना, लोकतांत्रिक संविधान बना, किस आधार पर, संघीय आधार पर, जहां पर 2 या 2 से अधिक इस तरह पर सरकारें काम करेगी। और जर्मनी की संसद के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, और वो कैसा हुआ, सार्वभौमिक मताधिकार पर, ठीक है। ये अभी तक की हमारी पूरी कहानी थी। नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब ये क्या दिक्कत, अब मतलब राजतंत्र को भी आपने हटा दिया, आपने राजा को किसने, पब्लिक नहीं तो हटवाया कि भाई आपने हरा दिया जर्मनी को, तो राजतंत्र को हटा दिया। और जो अब ये वाइमर गणराज्य की जो शुरुआत हुई है, ये भी वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो फिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, वो जानेंगे। वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी, ठीक है। अब ये काफी लोगों को रास क्यों नहीं है, ये जो वाइमर का जन्म हुआ, वाइमर गणराज्य का जन्म का मतलब क्या था, देखिए उससे पहले जो भी राजपाट चल रहा था वो राजा चला रहा था, पर वाइमर में एक सभा, राष्ट्रीय सभा बैठक बुलाई गई और उसने संविधान बनाया, लोकतांत्रिक संविधान बनाया संघीय आधार पर, और वो देश को चलाने की बात करती है। तो वो क्या है, वाइमर गणराज्य। भाई वहां से वाइमर से क्या हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई जर्मनी के लिए, इसलिए वाइमर गणराज्य का हम लोग जन्म कहते हैं कि उसका जन्म हुआ है। पर अब यहां के लोग, ये जो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उससे काफी लोग खुश क्यों नहीं थे, वो उनको क्यों पसंद नहीं आ रही थी, उसका कारण था वर्साई में हुई शांति संधि। वर्साई में हुई शांति संधि, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तस्वीर में आपको क्या दिखाई गई है, जर्मनी की संसद दिखाई गई है, ओके। तो अब ये वर्साई की शांति संधि में ऐसा क्या था, और इसके लिए वाइमर गणराज्य का मतलब क्या था, उस राष्ट्रीय सभा को इतना दोषी क्यों ठहराया गया, सवाल तो ये उठता है, राष्ट्रीय सभा को इतना दोषी क्यों ठहराया गया। और राष्ट्रीय सभा क्या है, जिसने वाइमर गणराज्य बनाया, ओके। आइए देखिए, अब जानते हैं वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। वर्साई क्या है, वर्साई कहां पर है, फ्रांस में वर्साई का महल था, तो वहां फ्रांस के वर्साई में जाकर के क्या है, एक ट्रीटी होती है, संधि होती है। संधि का मतलब है एग्रीमेंट होना, ठीक है। अब क्या है, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र, युद्ध खत्म हो चुका है, अब भरपाई करने के लिए तो बुलाएंगे, मीटिंग तो करेंगे भाई। क्या, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि भाई अगर आप किसी में ले जाकर गाड़ी ठोक दोगे तो फिर वो जुर्माना तो मांगेगा ही। तो अब इतना बड़ा युद्ध में जो नुकसान हुआ है तो उसका जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा। तो उसके लिए शांति संधि, वैसे शांति नहीं थी, जर्मनी के जीवन में, जर्मनी के लोगों में बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है ये संधि, ये ट्रीटी और ये एग्रीमेंट, ओके। अब इस वर्साई की संधि में क्या होता वो अब हम लोगों को जानना है। तो आइए, वर्साई की संधि, सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी। देखिए जर्मनी के साथ क्या क्या हुआ है, देखिए ओटोमन साम्राज्य के साथ क्या हुआ था, कक्षा 10 में बाद में राष्ट्रवाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि ओटोमन साम्राज्य के साथ इन्होंने क्या करा। देखिए, और जब भी संधि, युद्ध के बाद जब संधि करी जाती है ना, तो ये सोचता है देश कि मैं सामने वाले देश को इतना कमजोर कर दूं कि वो भविष्य में कभी भी मेरे खिलाफ वापस युद्ध ना कर सके, कभी भी वापस युद्ध ना कर सके। तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मिलिट्री के रूप से, सभी रूप से मैं क्या उसे कमजोर बना दूं। तो अब इन्होंने क्या करा, जर्मनी के लिए जितने भी उपनिवेश थे ना, वो सारे के सारे उपनिवेश उनके हटा दिए, किसने, अपने कंट्रोल में, इन मित्र राष्ट्रों ने अपने कंट्रोल में ले लिए या उनको आजाद कर दिया। तो तकरीबन 10% जो आबादी थी वो अब इनके जर्मनी के हाथ से चली गई। उसके अलावा 13% भू मतलब जमीन, और जमीन का 13% भूभाग क्या हो गया, चला गया अब इनके हाथ से। 75% लोह भंडार, जो लोहों के भंडार थे, आयरन जो लोहा था उसके जो भंडार थे 75% वो भी चले गए। 26% कोयला भंडार भी चला गया। किसके पास चला गया, फ्रांस के पास, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया, ठीक है। किस किस के पास, मैं आपको मैप में दिखाता हूं।
फ्रांस के पास, ओके, उसके बाद पोलैंड, ये रहा पोलैंड, लिथुनिया और ये डेनमार्क, ओके। तो फ्रांस, पोलैंड, लिथुनिया और डेनमार्क, इन चारों में क्या है, इसको बांट दिया जाता है। किसको? 75% लौह भंडार को और 26% कोयला भंडार। आप देखिए जर्मनी को कितना नुकसान हुआ है, जर्मनी को कितना नुकसान हुआ है। सारे उपनिवेश जा चुके हैं, 10% आबादी, 13% भूभाग, लौह भंडार, कोयला भंडार, ये सब कुछ जर्मनी के हाथ से निकल चुका है। अब मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना भी भंग कर दी। सबसे बड़ी जो ताकत होती है किसी देश की, वो सेना होती है। उस सेना को भी क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये वहां की जो जर्मनी की आर्मी है उसका लोगो है। जर्मनी की आर्मी का क्या है? लोगो। तो उनकी सेना को भंग कर दिया गया। आज से आप लोग सेना का निर्माण नहीं करोगे। अब सेना का निर्माण क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम सेना का निर्माण करोगे और फिर हमारे खिलाफ युद्ध लड़ोगे तो करना ही नहीं। तो सेना का निर्माण आप लोगों को करना ही नहीं। अगर कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों की मदद कर देंगे। युद्ध, अपराध, बोध, अनुच्छेद। देखिए युद्ध क्या होता है? वॉर। अपराध मतलब आपको पता है कि कोई गलती करते हैं तो हम उसे अपराध बोलते हैं। और बोध मतलब उस चीज का महसूस हो जाना। जो युद्ध का जो अपराध कराया ना जर्मनी ने, उसका आप स्वीकार कर लो। मतलब जर्मनी स्वीकार करे कि हाँ भाई हमारे कारण युद्ध हुआ। मतलब जो केंद्रीय शक्तियां वो सभी कर रही है, पर हम अभी विशेष जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल के तहत क्या करा गया? जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। भाई इसका अपराध किसने कराया? बोले जर्मनी ने करा। तो इसके लिए भुगतान भी करो। कितना? 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। 6 अरब पौंड। देखिए आप सारे कोयले भंडार ले चुके हैं, आप लौह भंडार ले चुके हैं, भूभाग खत्म कर चुके हैं, उनके उपनिवेश खत्म कर चुके हैं, मिलिट्री को खत्म कर चुके हैं, और अब उसके बाद 6 अरब पौंड का क्या है? जुर्माना भी चुकाना होगा। तो आर्थिक रूप से आप देख रहे हैं किस प्रकार से राजनीतिक रूप से कमजोर बना दिया, आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया, मिलिट्री के रूप से कमजोर बना दिया। तीनों रूप से, जिन तीनों रूपों से मैंने कहा था कि वो अपंग बना देंगे सामने वाले देश को, वही जर्मनी के साथ इन्होंने करा है। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा था। तो जो खनिज संसाधन, खनिज क्या, जो जहां पे ज्यादा खनिज संसाधन है, राइनलैंड वाला इलाका, ये वाला देखिए, ये पूरा जर्मनी है। तो ये वाला जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी का, ये आप देख लीजिएगा। ये राइनलैंड वाला इलाका है, इस पे भी किसका? मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। नोट, जर्मनों हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। देखो अब क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, जब लड़ाई हो रही थी, जब विश्व युद्ध हो रहा था, तो कौन राज कर रहा था? राजा राज कर रहा था। राजा राज कर रहा था। तो फिर जिम्मेदार वाइमर गणराज्य को क्यों ठहराया गया? जिम्मेदार वाइमर गणराज्य को क्यों ठहराया गया? देखिए ये जो ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है, ये हुई है 28 जून 1919 को। 1919 को युद्ध जो खत्म हुआ वो 1918 में खत्म हो गया है। ओके, तो 7-8 महीने बाद क्या हुई? ट्रीटी हुई है, संधि हुई है। अब इस संधि का में जो जर्मनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जर्मनी की तरफ से जो गया है, वो कौन गया है? वाइमर गणराज्य गया है। जर्मनी की तरफ से वाइमर गणराज्य जाएगा, क्योंकि राजा तो है नहीं। अब राजा को तो क्या कर दिया आपने? हटा दिया। राजा तो है नहीं अब, तो आपने क्या करा? राजा को तो हटा दिया। अब जो वाइमर गणराज्य है, यही क्या है? जर्मनी का सबसे हेड है, वो जाएगा, वो बात करेगा। वहां के लोग इसलिए नाराज हैं कि आपने सारी बातें क्यों मान ली? क्यों बोल दिया कि हम 6 अरब पौंड का जुर्माना दे देंगे? क्यों बोल दिया हम लोग क्या करेंगे कि हम सेना को भंग कर देंगे, हम भूभाग दे देंगे? क्यों? तो वाइमर गणराज्य को इस बात का दोषी ठहराया जाता है। जर्मन हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहरा है। तो ये जो वर्साय में बुला करके, फ्रांस में बुला करके जो जर्मनी का अपमान किया गया है ना, इस अपमान के लिए किसको दोषी ठहराया गया? वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया गया। और ये जो अपमान हुआ है ना, ये अपमान ने उस दिन ही लोगों के मन में ठान दिया था कि जिस दिन भी मौका मिलेगा ना, इन मित्र राष्ट्र वालों को धूल चटा देंगे हम लोग। हमें एक ऐसे सशक्त, एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जो क्या कर सके? इन मित्र राष्ट्रों को मुंह तोड़ करके जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है? जर्मनी की बहुत बुरी स्थिति कर दी है। बहुत 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 बुरी स्थिति कर दी। अब युद्ध का क्या क्या असर हुआ? ठीक है, युद्ध होने के बाद हमने देखा वाइमर गणराज्य की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। वाइमर गणराज्य को दोषी ठहरा दिया जाता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि उनका किस प्रकार से, जो वाइमर गणराज्य के जो समर्थक होते हैं, उन समर्थकों का उनका किस प्रकार से मजाक बनाते हैं। ठीक है, पर अभी ये देखते हैं कि युद्ध के क्या क्या असर हुए। महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्तरों पर तोड़ दिया गया। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। देखिए काफी बच्चों को महाद्वीप और महासागर में भी फर्क नहीं पता होता, मैं बता देता हूं। हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पर 2 चीजें हैं। एक तो है जमीन वाला भाग है। जो जमीन वाला भाग है, जैसे ये मान लीजिए जमीन वाला भाग है, तो जो जमीन वाला भाग है ना, उस जमीन वाले भाग को क्या करा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। और उन 7 भागों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, जिसमें एक महाद्वीप यूरोप है और एक एक महाद्वीपों में कुछ कंट्रीज हैं। हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में? एशिया में। उसके बाद जो जल वाला भाग है, उन्हें क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। वो कितने हैं? 5 है। ठीक है,
जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसे वो 5 महासागर। तो यहाँ पे महाद्वीप, कौन से महाद्वीप की बात करें? यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप को क्या मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकली भी कमजोर कर दिया, क्योंकि इतना युद्ध हुआ, लोगों की स्थिति खराब हो चुकी थी, काफी लोग मर चुके थे, तो स्थिति बहुत खराब थी। और आर्थिक रूप से बिल्कुल, मैंने बताया कितना खर्चा होता है युद्ध में, तो दोनों प्रकार से क्या है, यूरोप को कमजोर कर दिया इस युद्ध ने। यूरोप पहले कर्ज देने वालों महाद्वीप था, युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब पहले यूरोप जो देश थे, ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग क्या है, ये पैसा देने वाले देश थे, लो हमसे पैसा ले लो, कर्जा देने वाले देश थे, कर्जा लो, ठीक है। पर बाद में युद्ध के बाद ये स्थिति हो गई कि इनको मांगना पड़ा था, भाई हमें पैसे हमें पैसे दो। और हम आगे ये भी देखेंगे कि 1929 में 1929 में जो मंदी आएगी, वो मंदी और भी बेकार है, वो मंदी और भी क्या कर देगी, पूरी दुनिया की क्या है स्थिति खराब कर देगी और पूरी दुनिया की कमर तोड़ करके रख देगी, ठीक है। पर अभी तो यूरोप का बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। नवजात वाइमर गणराज्य, और इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराया गया? नवजात वाइमर गणराज्य। नवजात क्यों? नवजात किसको बोलते हैं? जो नया नया भी जन्मा हो, ठीक है, जो नया नया क्या है भी जन्मा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवजात कहेंगे। तो नवजात वाइमर गणराज्य बेचारा 1918 में युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद इसका जन्म हुआ, और जैसे युद्ध खत्म होने का जन्म हुआ तो उन्होंने संधि के लिए बुला लिया, और संधि के बाद तो इनकी बेचारे वाइमर गणराज्य की क्या हो गई, इमेज ही खराब हो जाती है। ओके, इस गणराज्य को प्राज्य के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ झेलना पड़ा, ठीक है। प्राज्य के अपराध बोध, भाई प्राज्य हार का जो अपराध हुआ उसका आपने स्वीकार करा इस बात के लिए, और राष्ट्रीय अपमान जो आपने कराया वर्साई में जाकर के, उसके लिए इनको क्या है, उसका बोझ वाइमर गणराज्य के सिर पर आ गया। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। कौन? जर्मनी। भाई इतना हर्जाना, 6 अरब पौंड का हर्जाना चुकाना था, तो उसके लिए जर्मनी की यहां पर भी स्थिति खराब। अब वाइमर गणराज्य के हिमायती कौन थे? कौन कौन वाइमर गणराज्य के समर्थन में था कि वाइमर गणराज्य रहना चाहिए? कौन कौन समर्थन में था देखते हैं। समाजवादी चाहते थे, कैथोलिक चाहते थे, और डेमोक्रेट, ये सभी क्या है, ये चाहते थे कि वाइमर गणराज्य रहना चाहिए। तो अब ये तीनों क्या कह रहे हैं? इन तीनों को क्या है, नवंबर के अपराधी कहा गया। नवंबर के अपराधी क्यों? नवंबर में क्या हुआ, युद्ध हुआ था, युद्ध खत्म हुआ, तो उसके अपराधी कहा गया। कौन कहता था इनको? वहां के लोग। कौन से लोग? रूढ़िवादी, पुरातनपंथी। रूढ़िवादी, देखिए रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुरानी सोच रखते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुरानी सोच रखते हैं, चर्च में विश्वास रखते हैं, राजा में उनमें विश्वास रखते हैं वो। और पुरातन का मतलब ही पुराना होता है, तो जो पुरानी सोच रखे वो पुरातनपंथी या रूढ़िवादी। और राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी क्यों? ये कह रहे हैं हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को क्या है, इतना तुमने कमजोर बना दिया, तुमने उस संधि पे क्यों साइन करा। तो बहुत ज्यादा क्या है, अपमान यहाँ पे वाइमर गणराज्य को झेलना पड़ रहा है। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, ठीक है। सिपाहियों को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा कि भाई सिपाहियों ने चलो हमारे देश के लिए युद्ध तो लड़ा, तो सिपाहियों को ज्यादा, आम नागरिकों से ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिपाही की तस्वीर दिखाई है। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तो अब राजनेता, जो पॉलिटिशियंस थे ना वो, और जो प्रचारक थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रचार करते थे, उन सबने इस बात को मान लिया था कि जो पुरुष है, जो मेल है ना, उनको आक्रामक का मतलब क्या है, अग्रेसिव होना चाहिए, गुस्से वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकतवर होना चाहिए। और जितने मर्दाना गुणों का मतलब यहाँ पे ये है कि ताकत होनी चाहिए, फिजिकली जो शारीरिक ताकत है ना, वो शारीरिक ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा होगी ना, तो हम कभी भी जीवन में युद्ध करेंगे ना, तो हम किसी से भी हारेंगे नहीं। तो ये अब वहां के पॉलिटिशियंस मानने लगे थे। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। खंदक क्या होता है, पहली बात देखिए, खंदक क्या है। खंदक मैं आपको बेसिकली से एक भाषा बताता हूँ। खंदक का मतलब खड्डा, ठीक है, खड्डे की बात करिए। आपने जैसे बॉर्डर मूवी देखी हो, या आप कभी सिपाहियों का थोड़ा सा देखेंगे, क्या करा जाता है, या तो वो क्या कर लेंगे, एक दीवार बना लेंगे। दीवार बना लेंगे मतलब वो क्या होगा, नीचे आ गए, वो खड्डे की साइड आ गए। या क्या कर देंगे, खड्डा खोद देंगे, नीचे खड्डा खोद देंगे, और खड्डे में फिर छुप करके ऐसे नीचे छुप करके क्या है, गोलियां चलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर तक दीवार है, ठीक है, इधर भी दीवार होगी, और ये इसमें नीचे छुपे हुए हैं, जिससे कि सामने वाले जो हमारा दुश्मन है उसको पता नहीं चले कि यहाँ पे कोई जवान खड़ा है। तो इसलिए क्या है कि मीडिया में ये बात है कि खंदकों की जो जिंदगी है उसका महिमा मंडन किया जाए। देखिए हमारे सैनिक कितने वीर हैं, वो ऐसे रहते हैं, ये रहते हैं, मतलब उनकी खूब तारीफ करी जाए, ये बात मीडिया को कही गई। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, ठीक है। दयनीय जिंदगी मतलब जिन पे दया करी जा सके, ऐसी जिंदगी जी रहे थे। बहुत बेकार जिंदगी सिपाही जी रहे थे, और लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, ठीक है। जो लाशों को खाते हैं, जो चूहे लाशों को खाते हैं, चूहे क्या करता है, कतर देता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाता रहता है। तो ऐसे चूहों के बीच में वो क्या है, घिरे रहते थे और अपनी जिंदगी जी रहे थे, और देश के लोगों की क्या है, रक्षा करते थे।
वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। ठीक है, जहरीली गैस, दुश्मनों की गोलाबारी, इन सब से बहादुरी से सामना करते हुए और अपने जो लोग थे, अपने साथी थे, उनको मरते हुए देखते। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों का व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या है, जो रूढ़िवादी है वो सत्ता में आने लगे हैं। ठीक है, और रूढ़िवादियों को क्या है, ज्यादा ज्यादा जन समर्थन मिलने लगा है। अब ये सारी बातें जो फौज की बात थी, वायुमन गणराज्य की, इन सबको हटा दिया गया। उस वक्त लोकतंत्र एक नया चेहरा और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। देखिए, लोकतंत्र उस वक्त थोड़ा सा एक नया सा विचार था, तो लोगों को बात पसंद भी नहीं, बोले यार लोकतंत्र काय का, लोकतंत्र कुछ बढ़िया बात नहीं है, इनसे नहीं समझ सकता, इनसे नहीं चल सकता देश वेश, ये लोकतंत्र फालतू के विचार है। तो एक नया विचार था और नाजुकता थी उसमें, तो इसलिए क्या है, वो लंबे समय तक नहीं चल पाया और फिर से रूढ़िवादी क्या है, देश पे राज करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इतना ही है। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ जाना, हमने जान लिया है कि युद्ध का असर क्या हुआ है, काफी कुछ, और अब धीरे धीरे आने वाले अध्यायों में हम हिटलर का जो उदय है वो भी जानेंगे। आपको आज के इस लेक्चर में कोई भी समस्या आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया वो जरूर बताएं। हिस्ट्री अब हाई स्टोरी बन रही है या नहीं बन रही है वो भी आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।